नमस्कार दोस्तों, मैं एस एन शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। पिछले के जो वीडियोस थे उसमें हमने आपको अपराध के बारे में, अपराध शास्त्र के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आईपीसी चैप्टर 1 और सेक्शन 1 to 5 यानी कि धारा 1 से 5 तक के बारे में जानकारी दी थी। अब आज के वीडियो में हम आईपीसी के ही चैप्टर 2 उसके एक छोटा सा पार्ट जिसमें सेक्शन 6 से 15 तक की यानी धारा 6 से 15 तक की जानकारी आप लोग को देंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम जो लोग जान लेते हैं कि आईपीसी का चैप्टर 2 है किस चीज़ के लिए। हम जानते हैं कोई भी संहिता हो, कोई भी एक्ट हो, उसमें सेक्शन 2 डेफिनीशन यानी परिभाषाओं से संबंधित होता है। यानी कि उस संहिता में प्रयुक्त किए गए शब्दों, संहिता में प्रयुक्त किए गए संज्ञाओं, संहिता में प्रयुक्त किए गए अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की जो व्याख्या की जाती है, उसका जो डेफिनीशन दिया जाता है वो सेक्शन चैप्टर 2 के अंतर्गत दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 का है डेफिनीशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, यानी संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इसको जो शब्द प्रयोग किए गए हैं संहिता में वो इस प्रकार से हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन contained in the chapter entitled General Exception, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। और हिंदी में क्या है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। अब देखिए ये बताना क्या चाह रहे हैं, साधारण शब्दों में समझते हैं कि अगर आईपीसी में अगर जो डेफिनीशन के जरिए किसी दंड के बारे में या फिर किसी अपराध के बारे में या उससे संबंधित कोई भी उपबंध है उसके बारे में जो जानकारी दी गई है सेक्शंस के जरिए, अगर उसमें कोई अपवाद आता है तो उस जो सेक्शन है जिसमें आपको दंड या उसके अपराध के बारे में बताया गया है वहाँ पर अगर उसका कोई अपवाद नहीं दिया गया है तब भी उसको जो चैप्टर 4 में साधारण अपवाद के बारे में दिया गया है उसके अंतर्गत उसको लाया जाएगा। यानी कि अगर अपवाद की कोई अतिरिक्त परिभाषा किसी भी उपबंध में या फिर किसी भी अपराध की परिभाषा में नहीं दिया गया है तब भी उसको साधारण अपवाद के शीर्षक वाले अध्याय से जाना जाएगा। अब इसको विस्तार से कुछ जो उसके उदाहरण हैं उसके तहत जान लेते हैं। जैसे जो सेक्शन सी का वर्ग है उसके अंतर्गत ये है, चलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं पूरा, बहुत ही बड़ा है। साधारण शब्दों में हम समझाते हैं कि जैसे आईपीसी में जहाँ पर भी अपराध या किसी दंड की परिभाषा दी गई है हम वहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि 7 साल की कम उम्र वाला कोई बच्चा अगर वो ही अपराध करता है तो वो अपराधी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ऐसा कहीं पे भी परिभाषित नहीं है। फिर भी जो जनरल एक्सेप्शन है उसके अंतर्गत ये सभी जगह लागू होंगे कि जो 7 साल से कम उम्र का शिशु होगा अगर उससे ऐसा कृत्य होता है जो इसमें अपराध की परिभाषा में दी गई है फिर भी उस शिशु को अपराधी नहीं माना जाएगा या उसके द्वारा किए गए कृत्य को अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा। अब इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं जो सेक्शन सी के बा खंड में या खा खंड में दिया गया है। उसके अंतर्गत है, मान लीजिए एक कोई पुलिस ऑफिसर है और ये हम सब जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के किसी को पकड़ नहीं सकता है, पर यदि अगर वो देखे कि कोई व्यक्ति जो हत्या का दोषी है और वो खुले में घूम रहा है या फिर हत्या करके वो भाग रहा है तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी उसको पकड़ सकता है। भले ही ये अपवाद के रूप में माना जाता है लेकिन हम जानते हैं कि अपवाद क्यों माना जाएगा, क्योंकि उसको विधि द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं जिसके अंतर्गत वह हत्या के दोषी को
कहीं पे भी किसी भी अवस्था में पकड़ सकता है। हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, यानी कि एक बार अगर कहीं पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है तो उसका अभिप्राय सभी जगह एक ही जैसा माना जाएगा। जैसे कि every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code is conformity with the explanation। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 7 के अनुसार हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भी भाग में किया गया है, हर संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे साधारण शब्दों में अगर समझे तो अगर कहीं पर किसी चीज़ का कोई परिभाषा दे दी गई है तो उस परिभाषा को अन्य बाकी के सेक्शंस जो हैं या बाकी के जो उपबंध हैं वहाँ पर भी अगर उसका कोई भी इस्तेमाल होता है तो उसको उसी तरह से ही परिभाषित किया जाएगा, ना कि उसको किसी अन्य रूप में ग्रहण किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 8 की तरफ, जिसमें जो जेंडर है यानी कि जो संहिता में लिंग के बारे में बताया गया है उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। यहाँ ये बताने का कोशिश किया गया है कि संहिता चूँकि लिखित है, अब लिखते समय अगर संहिता में कहीं पे भी ही या फिर नर या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो सभी प्रकार के प्राणियों पर लागू होगा, सभी प्रकार के नर या नारी पर लागू होगा, भले ही वहाँ पर ही या इट्स या किसी भी तरह के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 में वचन के बारे में, जैसे एक वचन, बहुवचन, इनके बारे में बताया गया है, जिसको नंबर्स के भी रूप में जानते हैं। इसमें बोला गया है अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। साधारण शब्दों में समझे कि अगर संहिता में कहीं पर भी अगर कुछ अपवाद स्वरूप ना हो तो अगर कहीं पर भी एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर बहुवचन शब्द के प्रयोग भी मान्य होंगे। अगर कहीं पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ एक वचन शब्द के भी प्रयोग मान्य होंगे। जैसे अगर कहीं पर अपराधी को एक अपराधी के रूप में घोषित किया गया है तो वहाँ कई तरह के कई सारे अपराधी हैं तो भी उन पर वही चीज़ नियम लागू होगा, और जहाँ पर कहीं समूह के बारे में लागू होता है कोई नियम तो वो एक व्यक्ति के ऊपर भी लागू होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 के बारे में जानते हैं। और सेक्शन 10 में बताया गया है पुरुष और स्त्री के बारे में। पुरुष और स्त्री को हम इस तरह से देखेंगे, द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो सकता है जो पुरुष हो, और स्त्री शब्द किसी भी आयु वर्ग का स्त्री हो सकती है। यहाँ पर आयु को डिफाइन नहीं किया गया, फिर भी देखिए वो 7 साल से कम उम्र का शिशु का बात यहाँ पर भी लागू होगा। जनरल एक्सेप्शन देखिए यहाँ पर लागू हो जाएगा, 7 साल से कम उम्र के बच्चों पर ये वह शब्द लागू नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 11, यहाँ मैंने गलत कर दिया है, पुरुष स्त्री लिख दिया है, पर इसको हमने, आप लोग को याद होगा मैंने पर्सन डिफाइन किया था जब आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में बताया था। वही सेक्शन 11 यहाँ पर पर्सन को डिफाइन करता है, जिसमें मैंने बोला था कि पर्सन लीगल पर्सन के रूप में माना जाएगा, वो चाहे कंपनी हो, कोई एसोसिएशन हो, या फिर कोई व्यक्ति हो, कोई निगम हो, कोई संस्था हो, कोई संस्थान हो, उन सभी को व्यक्ति पर्सन के रूप में जाना जाएगा जिन पर ये सारे आईपीसी की धाराएं लागू हो सकती हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे, सेक्शन 12 के बारे में जानेंगे। यहाँ पर पब्लिक वर्ड जो यूज किया गया है आईपीसी में, उसके अंतर्गत कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी।
यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 12 के अंतर्गत जनता, जनसामान्य का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता सामान्य के शब्द से अंतर्गत आता है। यानी कि हम अगर पब्लिक वर्ड यूज करते हैं तो ये किसी भी तरह के जनसामान्य, किसी भी तरह के कम्युनिटी, समुदाय, किसी भी तरह के समाज को हम उसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ हम किसी स्पेसिफिक पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भारत की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले या फिर जो भी हमने अपराध का क्षेत्र घोषित किया है उसके अंतर्गत आने वाले सभी समुदाय की बात कर रहे हैं। फिर सेक्शन 13 जहाँ पर क्वीन शब्द का यूज होता था, चूँकि भारतीय दंड संहिता 1807 में बना था और यहाँ पर इंग्लैंड की रानी का राज्य था, तो इसीलिए क्वीन शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद इसको निरसित कर दिया गया या फिर निरस्त कर दिया गया। उसके बाद हम आगे आएंगे सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 में है कि सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट किसे बाला जाएगा, उसका डेफिनेशन दिया गया है। तो द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक है। यानी कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट उनको मानेंगे जो भारत सरकार के या किसी भी सरकार, राज्य सरकार है, भारत सरकार है, उसके द्वारा जो किसी भी तरह से वहाँ पर पदस्थापित किए गए हों या उनके द्वारा उनको चयन किया गया हो और किसी कार्य के लिए रखा गया हो। इसके बाद फिर सेक्शन 15 को निरस्त कर दिया गया है, चूँकि पहले ब्रिटिश इंडिया का शासन होता था, तो इसीलिए उसको 1950 में संविधान लागू होने के उपरांत निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद हम चूँकि आज बोले थे कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 15 तक आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद सेक्शन 16 से लेकर आगे के बारे में आगे के वीडियोज़ में जानकारी देंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।